हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 2024 का जो 4 जुलाई 2024 को शिफ्ट 3 के अंदर जो आपका पेपर हुआ था उसका मैथ्स का पेपर आज के इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे, ठीक है। और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 15 है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अब इसमें देखिए, दिए गए वर्षों में से निम्नलिखित में से किस वर्ष में कंपनियों एक्स और जेड के उत्पादन के बीच का अंतर जो है वो अधिकतम था। ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। और इंग्लिश वाले यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आपको कुछ नहीं करना था। यहाँ पर एक्स और ये जेड जो आपको ये दो कंपनियां दे रखी हैं, इनका डेटा का आपको यहाँ पर डिफरेंस नहीं करना था। आपको यहाँ पर ग्राफ जो दिया गया इनके बीच आप यहाँ पर डिफरेंस देखते, सबसे ज़्यादा गैप जो है कहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। तो सबसे ज़्यादा गैप आप यहाँ पर देखते तो आपको कहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज़्यादा गैप जो है आपको यहाँ पर 2017 के अंदर दिखाई पड़ रहा है। और यही आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाता है, ठीक है। अब इसमें देखिए, गत वर्ष गीता का मासिक वेतन आपको यहाँ पर 12,000 बताया गया है और सीता का मासिक वेतन आपको 10,000 बताया गया है। तो इस वर्ष गीता का मासिक वेतन 14,400 है और जबकि सीता का मासिक वेतन जो है 12,500 है। तो यदि इस वर्ष सीता के मासिक वेतन में पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में प्रतिशत वृद्धि को x% से निरूपित किया जाता है और इस वर्ष गीता के मासिक वेतन पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में जो है प्रतिशत वृद्धि को y% से निरूपित किया जाता है, तो आपको यहाँ पर ये कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखते इसमें गीता का जो है भाई, आप यहाँ पर देखते गीता का जो है वो आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, सीता का दिया गया ये x% और गीता का यहाँ पर जो है प्रतिशत वृद्धि जो है y% से आपको यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो आप यहाँ पर y का मान कैलकुलेट करते तो आप यहाँ पर गीता का देख सकते हैं पहले 12,000 था, अब यहाँ पर कितना हो रहा है 14,400 हो रहा है। यानी कि टोटल कितने का इंक्रीमेंट दिखाई पड़ रहा, 2400 का इंक्रीमेंट दिखाई पड़ रहा है। कितने पर, 12,000 पर, और गुणा आप यहाँ पर 100 करते तो ये आपको यहाँ पर दिखाई पड़ गया। ये आपके पास यहाँ पर 20% आ जाएगा y का मान, ठीक है। अब यहाँ से आप x बराबर कैलकुलेट करते हो तो x बराबर यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके पास यहाँ पर जो है सीता का दिया गया है। तो सीता का आप यहाँ पर मासिक वेतन पहले देखते हैं तो ये आपको यहाँ पर 10,000 दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पर ये 12,500, यानी कि टोटल जो है 2,500 का इंक्रीमेंट आपको दिखाई पड़ा। कितने पर, 10,000 पर, और आप यहाँ पर गुणा 100 कराते तो यहाँ पर जो है ये आपको प्रतिशत कितना दिखाई पड़ गया, 25% प्रतिशत दिखाई पड़ गया। आप यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट कर देते और आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाता। भाई 25 माइनस आप 20 करते, 5 का डिफरेंस ऊपर और बट्टे के अंदर y का मान आप यहाँ पर 20 बट्टे में रखते और गुणा 100 करा देते, ठीक है। तो 1/4 का मतलब यहाँ पर 25% हो जाता और 25% आपके प्रश्न का सही आंसर था, ठीक है। अब इसमें देखिए, यहाँ पर दिए गए वर्षों में से जो है कितने वर्ष कंपनी एन के निर्यात की तुलना में जो है आयात अधिक थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। और ऊपर आप यहाँ पर पढ़ते तो पिछले वर्षों के दौरान जो है दो कंपनियों से आयात का अनुपात दिया गया। अब देखिए, हिंदी वाले में जो है ये क्लियर बताया नहीं गया कि ये आयात का अनुपात तो दिया गया लेकिन किस से दिया गया, ये इसमें बोलना चाहिए था। इसमें क्लियर यहाँ पर देखिए आगे निर्यात दिया गया, यानी कि यहाँ पर निर्यात के साथ ये अनुपात दिया गया था। पिछले वर्षों के दौरान दो कंपनियों का जो है निर्यात से आयात का अनुपात ये है, आपको यहाँ पर ये बताना चाहिए था, ठीक है। बाकी इंग्लिश वाले यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं और इसमें आपको यहाँ पर ये क्लियर दिखाई भी पड़ रहा होगा, रेशियो ऑफ इंपोर्ट्स टू एक्सपोर्ट्स फ्रॉम टू कंपनीज ओवर द ईयर्स, ठीक है। और आपको यहाँ पर बताना था इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर्स, यानी कि ऐसे कितने वर्ष हैं वर द इंपोर्ट्स मोर देन द एक्सपोर्ट्स, यानी कि यहाँ पर जो है ये जो निर्यात है वो आयात से अधिक है ऑफ कंपनी एन, यानी कि कंपनी एन का आपको देखना, ये ऑरेंज वाला ग्राफ देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके पास ये जो रेशियो बताया गया है ये इंपोर्ट का जो है वो एक्सपोर्ट के साथ यहाँ पर रेशियो बताया गया है, ठीक है। यानी कि इंपोर्ट ऊपर है और एक्सपोर्ट यहाँ पर नीचे है। तो यहाँ पर आप एन का देखते, ऑरेंज वाला देखते तो यहाँ पर देखिए ये 1 के बराबर आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है और 1 को आप 1/1 लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आपके पास इंपोर्ट भी 1 है और एक्सपोर्ट भी 1 है। और यहाँ पर देखिए ये आपके पास 1 और 1.2 के बीच में है, यानी कि यहाँ पर देखिए 0.2 का गैप आपको दिखाई पड़ रहा है, तो बीच में 0.1, यानी कि यहाँ पर ये आपके पास 1.1 यहाँ पर ये रहा होगा, ठीक है। तो ये 1.1 को आप क्या लिख सकते हैं, 11/10 लिख सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके पास यहाँ पर 1.3 रहा होगा, 1.3 को आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 13/10 लिख सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके पास जो है 1.1, यानी कि ये भी 11/10, और यहाँ पर आप देखते हैं तो ये आपके पास यहाँ पर 1.5 के बराबर है ना। तो यहाँ पर ये आप इसको 15/10 लिख सकते थे और यहाँ पर ये 1 के बराबर है तो आप इसको भी 1/1 लिख सकते थे, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कंपेयर कराना था कि किस में जो है बटे वाली वैल्यू से जो है ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि आपको यहाँ पर देखना था एक्सपोर्ट से जो इंपोर्ट जो है कितने वर्षों में ज़्यादा है। तो आप यहाँ पर देखते हैं
ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर भी ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पर भी ज़्यादा है, और यहाँ पर भी ज़्यादा है ना। यहाँ पर तो बराबर है, तो ये तो आप यहाँ पर लेते नहीं, टोटल 4 वर्ष आपके पास हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए यहाँ पर दालों के मूल्य में 45% की बढ़ोतरी हुई। अब देखिए 45% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 45% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/20 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर प्राइस में जो रेशियो होगा वो 20 से आपके पास यहाँ पर 29 हो जाएगा। अब बोला गया आगे दालों के बढ़े हुए मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, निकटतम पूर्णांक तक सन्निकटित आपको यहाँ पर बताना है, ताकि दालों का मूल्य अपरिवर्तित रहे, यानी कि पहले जो 20 था वह 20 ही रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 की कमी करनी पड़ेगी। अब 9 की कमी करनी पड़ेगी कितने पर, 29 पर, और गुणा 100 कराते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना था, 900 के अंदर 29 का डिवाइड करना था। देखिए आप यहाँ पर अप्रोक्सीमेट देखते हैं भाई, यहाँ पर बट्टे के अंदर लगभग 30 के आसपास वैल्यू है, यानी कि यहाँ पर 30 का आप इसमें डिवाइड करते तो 30 के आसपास हमारा आंसर आता। तो यहाँ पर 30 के आसपास एक ही तो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है 31, यानी कि अप्रोक्सीमेट या 31 के आता, ठीक है। अब इसमें देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यदि किसी योजना में वस्तु पर 40% की छूट दी जाती है तो हानि प्रतिशत आपको यहाँ पर बताना है क्या होगा। देखिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और ये मार्क प्राइस हो जाएगा। अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, 1/4, ठीक है, यानी कि 4 आपके पास कॉस्ट प्राइस है तो 5 आपके पास यहाँ पर अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस हो जाएगा। अब सेलिंग प्राइस की बात करें तो यहाँ पर छूट कितने की दी जा रही है, 40% की। 40% के फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 हो जाएगी, यानी कि 5 पर 2 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो ये मार्क प्राइस जो 5 था इसका आप 3/5 कैलकुलेट कर लें, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक का यहाँ पर लॉस हो रहा है कितने पर, 4 पर हो रहा है। तो एक का लॉस हुआ कितने पर, 4 पर, और गुणा 100 कराते हैं तो यहाँ पर माइनस का 25% आता, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह जो है ये लॉस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 2 आपके प्रश्न का सही आंसर था। इसमें देखिए एम और एन केंद्र वाले दो वृत्तों की त्रिज्या आपको बताएगी क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। वृत्त बिंदु टी पर एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। एक रेखा पी आर पर इस प्रकार खींची जाती है, पी आर इस प्रकार खींची जाती है कि बिंदु एम टी और एन पी आर पर इस स्थित हो और पी एम के निकट हो। तो पी से केंद्र एम वाले वृत्त पर एक स्पर्श रेखा पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर खींची जाती है जो क्यू पर स्पर्श करती है, और आर से केंद्र एन वाले वृत्त पर एक अन्य स्पर्श रेखा आर एस खींची जाती है जो कि 15 सेंटीमीटर और जो एस पर स्पर्श करती है। तो पी आर की लंबाई आपको यहाँ पर बतानी कितनी होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दो वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। तो ये एक वृत्त हो जाएगा जो कि आपको यहाँ पर 15 सेंटीमीटर का, जो 5 सेंटीमीटर की इसकी त्रिज्या बताएगी, ठीक है। इसी तरह से एक वृत्त और बना लेते हैं जिसकी त्रिज्या आपको 8 सेंटीमीटर बताई गई है, और ये दोनों वृत्त एक दूसरे को बाह्य बिंदु टी पर स्पर्श कर रहे हैं, ये आपसे यहाँ पर प्रश्न में बोला गया है, ठीक है। इसके बाद एक रेखा ऐसे खींची जाती है, पी आर इस प्रकार खींची जाती है कि एम टी और एन ये 3 बिंदु यहाँ पर बताए गए, एम इसका केंद्र है और एन इसका केंद्र है, ठीक है। ये 3 बिंदु जो हैं वो इस रेखा के ऊपर स्थित है, ये आपसे यहाँ पर प्रश्न में बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आप ये एक रेखा खींच लेंगे, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से ये आपके पास रेखा बनेगी। इसके बाद बोला गया कि पी एम के निकट है। अब पी एम के निकट है, आप इधर की साइड मान लीजिए ये पी बिंदु है, ठीक है। अब ये इसलिए बताया गया क्योंकि हो सकता है आप पी इधर की साइड मान लें। अब यहाँ पर पी इधर की साइड है, ये पी आर रेखा थी, तो यहाँ पर आर आप इस साइड मान लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे बोला गया कि पी क्यू स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो ये पी क्यू स्पर्श रेखा कुछ इस तरह से खींची जाएगी, और क्यू यहाँ पर स्पर्श बिंदु बताया गया, और ये पी क्यू की लंबाई 12 सेंटीमीटर बताएगी। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो है आपके पास यहाँ पर ये आपके पास आर बिंदु से एक स्पर्श रेखा जो है आर एस खींची जाती है जो कि इस वृत्त को एस बिंदु पर स्पर्श करती है, और आर एस की लंबाई जो है वो आपको प्रश्न में 15 सेंटीमीटर बताई गई है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें जो है आप इस केंद्र को जो है इस स्पर्श बिंदु से मिलाएंगे, इसमें भी इस केंद्र को इस स्पर्श बिंदु से यहाँ पर मिलाएंगे। तो यहाँ पर आपको पता है स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण जो है 90 डिग्री का होता है, यानी कि यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बन जाएंगे। अब ये समकोण त्रिभुज बन जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये बताई गई थी भाई, यहाँ पर इसकी त्रिज्या जो 5 सेंटीमीटर बताई गई थी, इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर बताई गई थी, तो ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन जाएगा। इसमें आप हाइपोटेनस बता सकते हैं, 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है, यहाँ पर 8 15 17 का ट्रिपलेट बनता है, ठीक है। तो पी एम और एन आर आपके पास आ चुके हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 5 और ये 8 ये इन वृत्तों की त्रिज्या होंगी, और यहाँ से एम से एन बिंदु के बीच की दूरी आप कैलकुलेट करेंगे तो दोनों को ऐड करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 8 5 ये आपके पास यहाँ पर 13 बन जाएगा, ठीक है। तो 13 ये और 13 ये और ये 17, यानी कि टोटल आप इनको करेंगे तो पी आर की लंबाई आपके पास यहाँ पर कितनी आ जाएगी, ये आपके पास यहाँ पर 43 आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 आपके प्रश्न का सही आंसर था। इसमें देखिए 10 साल बाद एक पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। 10 साल पहले पिता की उम्र बेटे की उम्र से 6 गुनी थी।
6 गुना थी, अब से कितने वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं 10 वर्ष जो है पहले यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। 10 वर्ष पहले जो आपके पास यहाँ पर फादर और ये सन जो थे, फादर और ये जो सन थे, इनकी आयु का रेशियो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 6 गुना थी, यानी कि सन की आयु 1 यूनिट थी तो फादर की आयु 6 यूनिट थी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए बीच में वर्तमान रहा होगा, वर्तमान में इनकी आयु रही होगी। इसके यहाँ पर 10 वर्ष बाद की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर 10 साल बाद की बात की जा रही है, तो 10 वर्ष बाद की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये रेशियो आपको बताया गया, यहाँ पर देखिए 2 गुनी हो जाएगी, ये आपको यहाँ पर बताया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर सन की आयु अगर 1 यूनिट है तो 2 यूनिट आपके पास यहाँ पर फादर की आयु हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ही वर्ष आप पहले चले जाएं और कितने वर्ष बाद में चले जाएं, तो यहाँ पर इनकी आयु का जो गैप था वो यहाँ पर बराबर होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पर 5 का गैप है तो यहाँ पर भी 5 का गैप होना चाहिए था। तो यहाँ पर 5 का गैप बनाने के लिए आप इसको 5 से गुणा कराएंगे, यानी कि ये 10:5 बन जाएगा ये रेशियो, ठीक है। अब यहाँ पर आप इनका डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ पर कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 4 की बढ़ोतरी हो रही है, और यहाँ पर आप देखते तो यहाँ पर भी 4 का इंक्रीमेंट आपको दिखाई पड़ रहा है। बट यहाँ पर आप देखते इसमें जो है वर्तमान से 10 वर्ष पहले की बात की जा रही है और वर्तमान से यहाँ पर 10 वर्ष बाद की बात की जा रही है, यानी कि टोटल कितने वर्ष का आपको यहाँ पर गैप दिखाई पड़ा, 20 वर्ष का आपको गैप दिखाई पड़ा। ये 4 यूनिट की वैल्यू ही आपके पास यहाँ पर 20 वर्ष है ना। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका कितना गुणा आपको दिखाई पड़ रहा है, डेटा 5 गुणा दिखाई पड़ रहा है। तो अगर आप यहाँ पर 10 साल पहले अगर फादर की आयु कैलकुलेट करते तो ये भी आपके पास 6 यूनिट ना होकर 6 का 5 गुणा हो जाती, और सन की आयु कैलकुलेट करते तो ये भी यहाँ पर 1 यूनिट ना होकर 1 का 5 गुणा हो जाती। बट यहाँ पर आप वर्तमान में अगर जाते, वर्तमान आयु कैलकुलेट करते, तो यहाँ पर देखिए 10 वर्ष पहले का था, वर्तमान पर जाते यानी कि 10 वर्ष बाद जाते, तो आप इनकी आयु में जो है प्लस का 10 और कर देते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके पास 40 वर्ष फादर की आयु आ जाएगी, 15 वर्ष सन की आयु आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अब से कितने वर्ष बाद जो उनकी आयु का अनुपात 3:2 हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं अब से जो है x वर्ष बाद जो है यहाँ पर ये जो फादर है और ये जो सन है, इनकी आयु का अनुपात जो है 3:2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने मान लिया कि x वर्ष बाद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 40 इसकी वर्तमान आयु थी, तो 40 प्लस का x वर्ष बाद यहाँ पर फादर की आयु होगी, और 15 प्लस x ये आपके पास यहाँ पर सन की आयु होगी। अब इनका रेशियो बनाएंगे तो ये रेशियो 3:2 यहाँ पर बनना चाहिए था, ये हमने यहाँ पर माना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बराबर 3:2 कर दीजिए, चाहे तो आप यहाँ पर कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा दीजिए या फिर यहाँ पर वज्र गुणा कर दीजिए। तो ये आपके पास 80 प्लस का 2x बराबर की साइड आपके पास यहाँ पर 45 प्लस का 3x आ जाएगा। तो यहाँ से आप x बराबर कैलकुलेट करते तो ये आपको 35 दिखाई पड़ रहा है, और यही आपने माना था कि x वर्ष बाद जो है यहाँ पर ये रेशियो 3:2 हो जाता है, यही आपको यहाँ पर बताना था, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 35 है, ठीक है। अब हालांकि ये समझाने के लिए मैंने इतना कुछ लिखा है, बाकी यहाँ पर आप इतना कुछ ज़्यादा लिखते नहीं भाई, आपको ये चीज़ें डायरेक्ट दिखाई पड़ रही थी। यहाँ पर 6×5 = 30 और यहाँ पर 5 वर्ष इनकी आयु थी, 5 वर्ष और 10 वर्ष आगे जाते तो यहाँ पर 40 और ये 15 हो जाती, ठीक है। ये चीज़ें आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ जाती है। इसमें देखिए तृतीय समानुपाती ज्ञात करके बताना है। तो अगर ये a है और ये b है तो तृतीय समानुपाती ये थर्ड प्रोपोर्शनल जो है वो आप b² a करके कैलकुलेट करते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं 48 × में 48 करते और बट्टे के अंदर 36 करते। तो यहाँ पर 6 से कटता 8 × 48 और फिर 6 से कटता 8 × 48 यानी कि 64 आपको आंसर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। इसमें देखिए कितने विद्यार्थियों ने कंप्यूटर साइंस में कम से कम 30 का यथा प्राप्त सम अंक हासिल किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस में जो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है ये 40 आपके पास यहाँ पर टोटल अंक है, ठीक है। तो ये 40 आपको यहाँ पर अधिकतम अंक बताए गए प्रत्येक विषय के अंदर, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में आपको देखना था, और इंग्लिश वाले इसे यहाँ पर पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसमें अगर ऊपर पढ़ते प्रश्न तो इसमें जो है आपको यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 7 विद्यार्थियों द्वारा जो है प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्शाया गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए 40 में से 80 अंक तो प्राप्त कर नहीं सकते, यानी कि डेटा आपको परसेंटेज में दिए गए, ठीक है। तो आप इसका देखिए 40 का 80% आप कैलकुलेट करते कितना हो गया 32 हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखते 40 का 70% देखते तो यहाँ पर ये 700 के 28 हो जाएगा, और यहाँ पर ये भी आपके पास 28 हो जाएगा, और यहाँ पर 40 का 60% कितना हो जाता 24 हो जाता, और यहाँ पर देखते तो ये आपके पास 36 आ जाता, और ये आपके पास यहाँ पर 24, यहाँ पर ये आपके पास आ जाता 32, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 30 के सम अंक यानी कि 30 के यथा प्राप्त अंक जो है आपको यहाँ पर कौन से में दिखाई पड़ रहे हैं, ये 32 आपको दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद यहाँ पर ये 36 और ये आपके पास यहाँ पर जो है 32,
यानी कि 3 आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं और ऑप्शन नंबर 2 में आपको 3 दिखाई पड़ रहा है। यही आपके प्रश्न का सही आंसर था। अब इसमें देखिए एक बेलन का व्यास बताया गया, तो त्रिज्या आपको यहाँ पर पता आधी हो जाएगी, यानी कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। हाइट आपको यहाँ पर बताई गई है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सबसे पहले तो देखिए आप 11 का डिविजिबिलिटी चेक करते, तो 11 से ये डिविजिबल नहीं है, ये भी 11 से डिविजिबल नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पर आप देखते तो ये भी आपको यहाँ पर 11 से डिविजिबल नहीं दिखाई पड़ रहा है, बचा एक ऑप्शन, आंसर आप यहाँ पर टिक कर देते। अदरवाइज फॉर्मूला आपके पास है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैलकुलेट करने का। जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr ब्रैकेट के अंदर r प्लस का h, और यहाँ पर आप वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर वर्ष 2020 में आईटीसी द्वारा जो है अर्जित औसत लाभ कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए डेटा तो आपको क्लियर दिखाई पड़ नहीं रहा होगा, आप यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, बाकी इंग्लिश वाले यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब इसमें देखिए हाउ मच इज द एवरेज प्रॉफिट अर्नड बाय आईटीसी इन द ईयर 2020, यानी कि आईटीसी का आपको यहाँ पर डेटा देखना था। अब यहाँ पर ये डेटा दिखाई नहीं पड़ रहा था तो मैंने यहाँ पर डेटा पहले से ही लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए ये आईटीसी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो आपके पास ऑरेंज वाला जो आपको यहाँ पर ये ग्राफ दिखाई पड़ रहा है ये आईटीसी का है, और यहाँ पर ये जो ऊपर डेटा लिखे हुए थे वो यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ेंगे, तो यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर ये पहले से लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इनको आपको क्या करना है, ऐड करना है, और ऐड करके आपको यहाँ पर क्या कर देना है, भाई यहाँ पर टोटल 4 डेटा थे तो आप इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। ऊपर देखें यहाँ पर 28 और ये आपके पास 32 42 और ये 11 53 हो जाएगा, यानी कि 5300 के अंदर आपको 4 का डिवाइड करना था। तो 13 चौके 52 हो गया, 4 दूनी का 8 हो जाएगा, फिर 5 चौके 20 हो जाएगा, यानी कि 1325 करोड़ आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए थीटा न्यून कोण है, तो इसका मान यहाँ पर आपको 2 बताया गया, तो यहाँ पर इसका मान आपको कैलकुलेट करके बताना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अगर आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो है 45 डिग्री रख दें तो कोट 45 का मान 1 हो जाएगा, और यहाँ पर टेन 45 का मान भी 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 = 2 रहा है, यानी कि समीकरण संतुष्ट हो रही है। यानी कि थीटा का मान यहाँ पर कितना था, 45 डिग्री था, तो यहाँ पर भी आप थीटा का मान 45 डिग्री रखें तो ये वैल्यू 1 1 आ जाएंगे। अब 1 की पावर आप कितना भी कर लीजिए 1 ही रहेगा। ठीक है, तो 1 + का 1 हो जाएगा, प्लस 2 गुणा में 1 गुणा में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐड करते तो 2 + का 2 यानी कि 4 आपको आंसर दिखाई पड़ रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत आपको बताया गया 2 है, तो उस संख्या के घन और घन के व्युत्क्रम का औसत आपको बताना है किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले देखिए उस संख्या को अगर आप a मान ले और उस संख्या का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। भाई संख्या आपने a मान ली और इस संख्या का व्युत्क्रम 1/a हो जाएगा। इनका औसत आपको यहाँ पर 2 बताया गया, तो औसत कैलकुलेट करते 2 का डिवाइड करते और बराबर 2 बताया गया, तो ये 2 इधर आ जाता, 2 × में 2 4 हो जाता, तो इसी को मैं डायरेक्ट अब यहाँ पर लिख रहा हूँ बराबर 4। ठीक है, अब आपसे बोला गया कि उस संख्या के घन और घन के व्युत्क्रम, यानी कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, उस संख्या का घन और इसके घन का व्युत्क्रम ये हो जाएगा, इसका औसत आपको बताना है। यानी कि आप इनको प्लस करते और 2 से डिवाइड कर देते तो औसत आ जाता। अब एक चीज़ आप इसमें देखिए, अगर आपके पास यहाँ पर ये a + 1/a = x है, तो a³ + 1/a³, भाई आप इसका मान कैलकुलेट करते तो x³ - का 3 गुणा x आप यहाँ पर करते और बट्टे के अंदर 2 है, तो यहाँ पर आप देख सकते 4 का क्यूब करते 64 और माइनस का 4 × 12 हो जाएगा बट्टे 2। अब इसमें से आप यहाँ पर 12 माइनस करते तो ये आपके पास यहाँ पर 52 बच जाता और बट्टे 2 करते, यानी कि 26 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाता। हालांकि देखिए इस बार जो है अलजेब्रा को बिल्कुल ही नए के बराबर पूछा गया, लेकिन पूछा भी गया तो एवरेज को मिक्स करके पूछा गया है। इसमें देखिए राहना ने एक स्कूटी खरीदने का फैसला किया जिसका मूल्य 40,000 है। दुकानदार 25,000 के नकद भुगतान और 4 महीने तक हर महीने 4,000 की किस्त के भुगतान की शर्त के अंतर्गत स्कूटी बेचने पर सहमत हुआ। किस्त योजना के अंतर्गत दुकानदार ने किस ब्याज दर पर स्कूटी बेची वह ज्ञात करके आपको बताना। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर 40,000 में से इसने 25,000 का भुगतान कर दिया, यानी कि यहाँ पर बचा कितना, 15,000 आपके पास यहाँ पर ये राशि बची। अब 15,000 में से यहाँ पर क्या किया जाता है कि प्रत्येक महीने 4-4 हज़ार की किस्त जो है वो दी जाती है। तो पहले महीने 4,000 की किस्त दे दी गई 15,000 में से, यानी कि यहाँ पर टोटल कितना बचा, 11,000 बचा। अब यहाँ पर अगले महीने क्या होगा, 4,000 की किस्त और दे दी जाएगी। अब 11,000 में से 4,000 घटाएंगे तो 7,000 आपके पास यहाँ पर राशि बचेगी। अब यहाँ पर तीसरे महीने भी क्या किया जाता है कि 4,000 की यहाँ पर किस्त दी जाती है और यहाँ पर जो राशि बचेगी वो अब आपके पास 3,000 बचेगी। बट यहाँ पर टोटल 4 किस्त में भुगतान किया जा रहा था, यानी कि यहाँ पर चौथी किस्त भी जो है 4,000 की बनेगी, बट यहाँ पर राशि तो 3,000 ही थी, यानी कि कितनी ज़्यादा बनी है, 1,000 ज़्यादा बनी है ना। तो यहाँ पर वही 1,000 जो है वो आपके पास यहाँ पर ब्याज था। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई टोटल आप यहाँ पर करते इनका
देखिए प्रत्येक का यहाँ पर गैप जो है वो आपको यहाँ पर 4-4 हज़ार का गैप दिखाई पड़ रहा है, यानी कि गैप जो है वो आपका यहाँ पर समान है। तो इन चारों डेटा का औसत आपके पास यहाँ पर कितना हो जाता, 9,000 हो जाता, और 9,000 का 2 गुना, यानी कि 9,000 का 4 गुना, क्योंकि 4 डेटा थे तो यानी कि 36,000 आपके पास यहाँ पर टोटल बन रहा है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं ये जो आपके पास यहाँ पर लास्ट किस्त जो दी जा रही थी वो कितनी ज़्यादा थी, 1,000 ज़्यादा थी, यानी कि यहाँ पर 1,000 जो है यही आपके पास ब्याज था। अब ये जो 36,000 की राशि थी इस पर यहाँ पर 1,000 का ब्याज जो है वो लिया जाता है, लेकिन ये 1 महीने का ब्याज है, 1 मंथ का यहाँ पर ब्याज है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 12 महीने, भाई आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो आप वार्षिक कैलकुलेट करते हैं, और एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो आप 12 महीने का अगर आप ब्याज कैलकुलेट करते हैं तो आप इसको 12 से गुणा करा देते हैं, यानी कि यहाँ पर 36,000 पर जो है 12,000 का ब्याज जो है वो चुकाना पड़ता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12,000 का ब्याज चुकाना पड़ता, कितने पर, 36,000 पर, और ये आप गुणा 100 कर देते तो आपके पास यहाँ पर वार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाती। अब ये आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 गुणा है, तो 1/3 की प्रतिशत वैल्यू क्या होती है, 33, 1/3%, और यही आपके प्रश्न का सही आंसर था। 1 सेकेंड। तो आपको यहाँ पर क्या करना था, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करके बताना था, है ना। तो यहाँ पर जो है ये 1/33% होगा, लेकिन यहाँ पर 33 सही 1/3% होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए अप्रोक्सीमेट आप यहाँ पर बताते तो ये अप्रोक्सीमेट जो है 33% के होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब इसमें देखिए 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना। सबसे पहले तो देखिए इसमें भी आप 11 का डिविजिबिलिटी चेक करिए, इसमें 8 1 9 हो गया, 7 4 11, यानी कि यहाँ पर आप इनका डिफरेंस करेंगे तो 11 से डिविजिबल नहीं है। इसके बाद 8 1 9 हो गया, और 8 4 12, यानी कि 9 और 12 का डिफरेंस जो है 11 से डिविजिबल नहीं है, हटा दीजिए। ये 5 हो गया, और 5 में से आप यहाँ पर 8 से 14, 14 और 5 का डिफरेंस करेंगे, ये भी 11 से डिवाइड नहीं है। ये 5 हो गया, ये 8 8 16 हो गया, 16 में से 5 करेंगे 11 से ये डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 16 में से 5 माइनस करेंगे 11 बचेगा, 11 11 से डिविजिबल है, तो ये डेटा हमारा 11 से डिविजिबल है, आप आंसर टिक कर देते हैं। ठीक है, बाकी अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 3πr² होता है, आप इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाता। क्योंकि व्यास आपको बताया गया तो त्रिज्या इसका आधा करते हैं, यानी कि 14 सेंटीमीटर आपके पास यहाँ पर त्रिज्या हो जाती। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। इसमें देखिए यहाँ पर 2 ट्रायंगल आपको बताए गए, ये दोनों ट्रायंगल जो है समरूप बताए गए, और इसमें जो है ये भुजाएं बताई गई हैं, और ट्रायंगल GHI का परिमाप आपको बताया गया। तो ट्रायंगल DAF की जो है भुजाओं EF और FD का जो है इनकी लंबाइयों का योग कितना, ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करते हैं, 2 त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज ये हो जाएगा और दूसरा त्रिभुज ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये त्रिभुज मान लेते हैं, ये DEF है, और ये त्रिभुज जो है GHI मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है DE आपको बताएगा कितना, 64, और GH आपको बताएगा 24। आप एक चीज़ देखिए, इसमें 64 का जो है 24 के साथ कितना रेशियो बनेगा, भाई 8 से डिवाइड होगा, 8 8 64, 8 3 24, यानी कि 8:3 बना है। यानी कि ये जो भुजाएं हैं आपके पास यहाँ पर किस अनुपात में, 8:3 के अनुपात में, है ना। अब यहाँ पर देखिए दोनों ट्रायंगल समरूप भी बताए गए थे, यानी कि सिमिलर थे, यानी कि इनकी सभी संगत भुजाओं का अनुपात जो बनेगा वो क्या बनेगा, 8:3 ही होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 8:3। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये GHI जो ट्रायंगल है, ये GHF लिख दिया क्या, ये GHI होगा, GHI। ठीक है, ये GHI जो ट्रायंगल है इसका जो परिमाप अगर आप कैलकुलेट करते तो 3 + का 3 + का 3 करते, यानी कि परिमाप जो है वो आपके पास यहाँ पर 9 यूनिट का आता। जबकि प्रश्न में यहाँ पर 72 बताया गया, यानी कि इसी 9 यूनिट की वैल्यू 72 है, तो यानी कि डेटा आपको यहाँ पर 8 गुणा दिखाई पड़ रहा है। तो आपसे पूछा क्या गया है कि यहाँ पर ये जो आपके पास यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, ये जो DEF, इसमें EF और FD, EF है ये, और यहाँ पर FD ये। ठीक है, तो यहाँ पर EF और ये FD का जो है इसमें योग पूछा गया आपसे। तो EF आप यहाँ पर देखते हैं 8 यूनिट है, और ये भी 8 यूनिट है, यानी कि टोटल आपके पास 16 यूनिट बना। यानी कि ये भी 16 ना होकर यहाँ पर देखिए ये डेटा आपके पास 8 गुणा था, तो ये भी 8 गुणा हो जाएगा, यानी कि 128 सेंटीमीटर जो है आपके पास इस वाले ट्रायंगल की ये जो EF और DF भुजाएं उनका योग आपके पास आ जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित को क्रम से दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको पता है परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, तो आपको कुछ नहीं करना था, 20 को और 0.5 को और 0.03 को जो है 100 से डिवाइड करके चेक करना था, आंसर दिखाई पड़ रहा है। अगर आप यहाँ पर ये डिवाइड नहीं करा पा रहे हैं तो फिर मान लीजिए भविष्य खतरे में है। इसमें देखिए यहाँ पर एक खुदरा विक्रेता जो है 5000 में सामान
का एक बैच खरीदता है और विनिर्माण दोष के कारण 5% सामान क्षतिग्रस्त हो जाता है। अब यदि खुदरा विक्रेता से सामान पर 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो क्षतिग्रस्त सामान को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। आप इसमें देख सकते हैं ये जो आपके पास यहाँ पर टोटल जो सामान था वो अपने आप में 100% था और इसका मूल्य प्रश्न में कितना बताया गया, 5000 बताया गया। तो यानी कि डेटा आपको यहाँ पर 50 गुना दिखाई पड़ रहा है। तो 5% सामान क्षतिग्रस्त हो गया था, यानी कि 95% जो है वो आपके पास सामान बचा है शेष। यानी कि इसका मूल्य कितना हो जाएगा भाई, 95 इंटू में 50 करते, ये आपके पास जो शेष सामान बचा था उसका मूल्य आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे आप देखते हैं तो इसमें जो 20% जो है 20% का लाभ बताया गया, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, यानी कि 5 की वस्तु 6 में बेची गई थी। ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉस्ट प्राइस आपने कैलकुलेट किया कितना था, 95 इंटू में 50 था, यानी कि डेटा जो है आपको यहाँ पर 950 गुना दिखाई पड़ रहा है। तो आपको क्या करना था, क्षतिग्रस्त जो सामान था यही था 95%, इसको किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, यानी कि सेलिंग प्राइस आपको बताना था। तो सेलिंग प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हैं ये भी 6 यूनिट ना होकर 6 का यहाँ पर 950 गुना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 0 आएगा और 6 नम 54 का 4 आ जाएगा और यहाँ पर 6 पंचे 30 का 0 आ जाएगा, हासिल 3, 6 नम 54 और ये आपके पास यहाँ पर 3 जो है 57 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 57 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। इसमें देखिए इसको सिंप्लीफाई करके बताना, तो सबसे पहले अंदर से स्टार्ट करते हैं, इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 7 माइनस का ये 5/2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये 9/2 आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 36 में से आप यहाँ पर इसका मान तो 9/2 आया था, ये 9/2 आप इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि 36 दूनी का 72 माइनस का 9/2 हो जाएगा और इसमें से आपने 9 माइनस किया, यानी कि 63/2 आपके पास यहाँ पर बच जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 16 दूनी का 32 और एक 33/2 हो जाएगा, तो ये 33/2 हो गया। ये डिवाइड को आप यहाँ पर चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर ये इसकी पूरी ब्रैकेट की वैल्यू, इस पूरी ब्रैकेट की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 63/2 आई थी, ये वैल्यू पलट जाएगी, यानी कि 2/63 हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसमें 3 से डिवाइड करते 11 आ जाता, ये आपके पास यहाँ पर 21 आ जाता, 2 से 2 कट जाता, यानी कि आपके पास यहाँ पर कितना आया, 11/21 आया, यानी कि इस पूरी ब्रैकेट की वैल्यू आपके पास यहाँ पर कितनी है, 11/21 आई। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 7 त्रिका 21 और 4 25/7 में से माइनस कर देंगे इस 11/21 को, तो 21 तो आपके पास यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पर 75 में से माइनस कर देंगे आप 11, तो यहाँ पर 64/21 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। तो कैलकुलेशन थी इसमें, देखिए यहाँ पर यदि एक कार 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है तो वह 85 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है और यात्रा के समय को 51 मिनट तक कम करने के लिए कार को किस चाल से चलना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्टेंस यहाँ पर कांस्टेंट है, तो चाहे तो आप इसको रेशियो मेथड से बना सकते हैं, चाहे आप इसको बेसिक से भी बना सकते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस को अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो देखिए 36 की स्पीड थी किलोमीटर पर आवर में और 85 मिनट का टाइम था, स्पीड इनटू में टाइम करते हैं तो बराबर डिस्टेंस आ जाती है। इसमें देखिए यहाँ पर ये टाइम मिनट में था तो घंटे में कन्वर्ट करेंगे, 60 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे ये 6 बार कट गया, ये 10 आ जाएगा। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे 17 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, यानी कि 2 से 3 बार कटेगा, 17 3 51 किलोमीटर के आपके पास यहाँ पर ये डिस्टेंस आ जाएगी। अब यही 51 किलोमीटर के डिस्टेंस जो है 51 मिनट में कवर होनी थी, यहाँ पर देखिए 51 मिनट तक कम किया गया, ना कि 51 मिनट से कम किया गया। थोड़ा सा यहाँ पर शब्दों पर ध्यान देना, इसमें देखिए 51 मिनट में है तो इसको आप घंटे में कन्वर्ट करते तो ये आपके पास यहाँ पर 60 से डिवाइड करते। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप स्पीड एस डैश कैलकुलेट करते तो 51 किलोमीटर की जो डिस्टेंस थी इसमें आप इस समय का डिवाइड करते, भाई आप दूरी के अंदर समय का डिवाइड कर दे तो स्पीड आपके पास आ जाती है। ठीक है, तो आप बट्टे में 51 लिखेंगे और यहाँ पर बट्टे में 60 था जो कि 60 ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 60 किलोमीटर पर आवर जो है आपके पास यहाँ पर स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो डिफिकल्ट तो ऐसे भी नहीं है, इसका मेथड 2 भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका एक मेथड और भी हो जाएगा, रेशियो मेथड से आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो 51 किलोमीटर ही है, यानी कि ये कांस्टेंट है। स्पीड अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो यहाँ पर टाइम में जो रेशियो है वो आप यहाँ पर बनाएंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले 85 था, अभी कितना हो गया 51 हो गया, यानी कि 85 रेशियो आप 51 करेंगे तो 17 से ये डिवाइड है, यानी कि 5:3 ये टाइम के अंदर रेशियो बन जाएगा। स्पीड के अंदर रेशियो क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम यानी कि उल्टा हो जाएगा, तो 3:5 हो जाएगा। स्पीड जो पहले बताई गई थी वो आपको यहाँ पर 36 बताई गई थी, यानी कि 3 बराबर 36 है, तो अब स्पीड जो है 5 बराबर कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी, और यही आपसे पूछा गया था। इसमें देखिए किसी काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए 8 श्रमिक लगाए जाते हैं, 2 दिनों के बाद कुछ तात्कालिक
आवश्यकता के कारण जो है काम अगले 2 दिनों में समाप्त होना है। इसे समय पर पूरा करने के लिए कितने और श्रमिकों की आवश्यकता होगी, ये आपको यहाँ पर बताना। देखिए 12 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, 2 दिनों के बाद यानी कि 2 दिन तक तो 8 श्रमिक काम कर चुके हैं, तो अब काम कितने दिनों का बचा, 10 दिनों का काम बचा, यानी कि 8 × 10 आपके पास ये काम बचा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये काम जो है 2 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। किन को भाई, ये 8 तो आदमी थे और मान लेते हैं इस काम को जो है समय पर कंप्लीट करने के लिए x और श्रमिक जो है यहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं, तो प्लस का x कर दिया। ठीक है, अब ये जो काम होगा वो इस काम के बराबर होना चाहिए क्योंकि यही तो काम किया जा रहा है। अब यहाँ पर आप इसमें देखते तो 2 से इसको डिवाइड करते, ये आपके पास यहाँ पर इधर 40 आ जाता, 8 इधर घटाते तो x बराबर 32 आ जाता, यानी कि 32 श्रमिक और नियुक्त किए जाने चाहिए। इसमें देखिए उस सिरोपरी बेलनाकार पानी की टंकी की लीटर में धारिता यानी कि क्षमता आपको यहाँ पर ज्ञात करके बतानी है, जिसकी त्रिज्या आपको बताइए 2.1 मीटर है और ऊंचाई आपको बताइए यहाँ पर हाइट बताइए 6.3 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, देखिए इसमें भी आप 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं। 8 3 11 हो गया, 11 8 19 हो गया, 19 में से आप यहाँ पर 8 माइनस करते, 11 से डिविजिबल है यानी कि 11 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी आप चेक कर लेते 11 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। भाई 6 6 12 हो जाता, 2 14 हो जाता, 14 में से आप 7 माइनस करते, 11 से डिविजिबल नहीं है। 8 6 14 हो गया, 14 2 16 में से आप 1 माइनस करते, 11 से डिविजिबल नहीं है। 7 और यहाँ पर ये 2 9 हो गया और 9 में से आप यहाँ पर माइनस करते 8 और ये आपके पास यहाँ पर 6 14, ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है। तो आंसर तो आपका आ चुका है। ठीक है, 11 के डिविजिबिलिटी रूल से। अदरवाइज आप कैलकुलेट भी करना चाहते हैं इसकी धारिता, तो आप इसका क्या करते हैं भाई, टंकी का वॉल्यूम कैलकुलेट करते। टंकी का वॉल्यूम जो है भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं बेलनाकार टंकी है तो पाई आर स्क्वायर एच आपको यहाँ पर करना पड़ता। अब पाई आर स्क्वायर एच तो आपने यहाँ पर कर लिया, लेकिन ये जो आपके पास वॉल्यूम आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा, है ना। आपको पता 1 मीटर क्यूब में जो है 1000 लीटर पानी आ सकता है, तो ये जो भी आपके पास आएगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई करा देना था, है ना। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए आप इसमें खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं और कैलकुलेशन करेंगे तो आप यूनिट डिजिट की जो है इसमें सहायता ले सकते हैं, क्योंकि 8 यूनिट डिजिट देखिए एक ही ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, तो आप यूनिट डिजिट की सहायता से जो इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। आप खुद से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए इसको आपको यहाँ पर 2x माइनस का 3 से आपको यहाँ पर भाग करके बताना शेषफल क्या होगा। आप इसको देखिए 2-3 तरीके से कर सकते हैं। आपने छोटी कक्षाओं में बहुपदों की भाग सीखी होगी, उस तरीके से आप कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इस 2x माइनस 3 को आप यहाँ पर बराबर 0 रखेंगे, x बराबर आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे और x का मान आप यहाँ पर रख के कैलकुलेट कर सकते हैं, शेषफल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और इसका एक मेथड और है जो कि मैं आपको यहाँ पर कराने जा रहा हूँ। भाई आप यहाँ पर देखिए देख सकते हैं यहाँ पर x स्क्वायर आपको कॉमन दिखाई पड़ रहा है, ये ब्रैकेट के अंदर 2x बच गया, यहाँ पर माइनस का 3 बच जाएगा। ठीक है, प्लस के अंदर यहाँ से देखिए आप ये कॉमन ले नहीं सकते भाई, आप यहाँ पर देखिए 3 कॉमन लेंगे, यहाँ पर आपको x का गुणांक 2 बचाना है क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 है गुणांक, तो यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे, लेकिन यहाँ पर 3 कॉमन ले नहीं पाएंगे, तो आप यहाँ पर देखिए 3 कॉमन लेना है और यहाँ पर 3 बचाना भी है। ठीक है, माइनस का 3 बचाना भी है, तो यहाँ पर देखिए माइनस का 5 करेंगे और प्लस का 5 करेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ जाती है तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये माइनस का 5 और ये माइनस का 4 कितना हो गया, माइनस का 9 हो गया, ये माइनस का 9 हो गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 कॉमन लेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर ब्रैकेट में 2x बच गया और ये आपके पास यहाँ पर माइनस का 3 बच जाएगा और ये लास्ट में प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई यहाँ पर देखिए 2x माइनस का 3 आ रहा है, यानी कि आपके पास ये वाला टर्म 2x माइनस 3 से डिवाइड हो जाएगा और ये वाला टर्म भी 2x माइनस 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो बचा क्या है, 5 बचा और यही आपके पास शेषफल था, है ना। तो इस तरह से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते थे। अब इसमें देखिए एक अर्धवृत्त का परिमाप आपको यहाँ पर बताया गया और इसका व्यास आपको बताया गया सेंटीमीटर में कितना है, तो पाई बराबर 3.14 का उपयोग करके आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब अर्धवृत्त का परिमाप आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या होगा भाई, आप यहाँ पर देख सकते हैं अर्धवृत्त कुछ इस तरह से यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो पूरा परिमाप आपके पास 2 पाई और 2 पाई आर होता है, तो अर्धवृत्त का जो है आपके पास यहाँ पर ये वक्राकार जो भाग है इसका परिमाप आपके पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, पाई आर। लेकिन आपको पता है यहाँ पर इसके पूरे परिमाप में जो है यहाँ पर ये इसका व्यास भी डी भी इसमें ऐड होगा, डी बराबर क्या होता है 2r होता है, यानी कि आप इसका परिमाप की बात करें अर्धवृत्त के परिमाप की तो पाई आर प्लस का 2r होता है, यानी कि आपको यहाँ पर r कॉमन दिखाई पड़ गया, तो ब्रैकेट में क्या बच गया, पाई प्लस का 2 बच गया और ये आपको प्रश्न में कितना बताया गया, 56.54 बताया गया। तो आप यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट कर देते और यहाँ पर जो है आर का मान कैलकुलेट कर लेते, तो 3.14 आप यहाँ पर रखते प्लस का 2 करते और ये बराबर की साइड जो है 56.54 हो जाता, तो ये आर इंटू के अंदर 5.14 हो जाता और ये इक्वल टू जो है 56.54 हो जाता। पॉइंट से यहाँ पर पॉइंट कट जाता, 514 का आप उधर डिवाइड करते तो आर बराबर देखिए 514 का एक बार भाग चला जाता, बचता यहाँ पर कितना
वही आपको यहाँ पर ये 51 बचता हुआ दिखाई पड़ रहा है, 4 उतारेंगे यानी कि एक बार भाग और चला जाएगा फिर से। तो आर बराबर आपके पास ये है, तो आप इसका व्यास जो है वो कैलकुलेट करके बता सकते, यानी कि डायमीटर आपको बताना था। तो डायमीटर त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी कि 2 इंटू में 11 करते, तो 22 आपके प्रश्न का सही आंसर था। अब इसमें देखिए 26 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में जो है प्रत्येक 10 सेंटीमीटर लंबाई की 2 बराबर जीवाएं आपको बताई गई, जिनके केंद्रों के बीच की दूरी h सेंटीमीटर, तो h का मान ही आपको बताना क्या होगा। अब इस तरीके के भी प्रश्न हम काफ़ी बार बना चुके हैं। ये आपके पास एक वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त में जो है वो आपको 2 बराबर लंबाई की जो है जीवाएं बताई गई हैं, ठीक है। एक जीवा मान लेते हैं ये है, और इसी सेम लंबाई की जो है ये दूसरी जीवा बताई गई है। अब ये केंद्र से जो है इनके बीच की दूरी जो है वो आपको यहाँ पर क्या बताई गई है, वो h बताई गई, ठीक है। तो यहाँ पर केंद्र से इनकी जो है बीच की लंबवत दूरी जो है वो आपको h सेंटीमीटर बताई गई। इसी का मान आपको कैलकुलेट करके बताना। आप देख सकते हैं केंद्र से अगर आप इन जीवाओं पर परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये 2 बराबर बराबर भागों में बंटेगी। अब ये 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई थी, यानी कि ये 5-5 में बंट जाएगी, ठीक है। ये 5 और ये 5, और ये भी आपके पास यहाँ पर इस तरह से 5 और ये भी 5, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आप क्या करते, केंद्र को इस बिंदु से मिलाते और इसमें जो है इस बिंदु को भी केंद्र से मिलाते, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं ये समकोण त्रिभुज बनते। और यहाँ पर ये इस वृत्त की त्रिज्या जो कि आपको यहाँ पर व्यास जो है प्रश्न में कितना बताएगा 26, तो त्रिज्या 13 हो जाती, यानी कि यहाँ पर ये 13 और ये भी 13। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये समकोण त्रिभुज आपके पास बन रहा है, ये वाला और ये वाला भी। तो यहाँ पर 5, 12, 13 का ट्रिपलेट बनता है, यानी कि 12 आपके पास यहाँ पर परपेंडिकुलर और इधर भी 12 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों जीवाओं के बीच की जो दूरी थी वो आपके पास यहाँ पर h थी, और यहाँ पर देख सकते हैं टोटल आप कैलकुलेट करेंगे तो 12 प्लस का 12, यानी कि आपके पास यहाँ पर टोटल 24 सेंटीमीटर आपके प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये थे आपके पूरे 25 क्वेश्चंस, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।